तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेनसेट टेक्निकल में। दोस्तों, जल्द ही जनगणना 2027 का कार्य जो है शुरू होने वाला है। यानी कि 2027 के प्रारंभिक महीनों में इसका कार्य यानी कि पहले चरण का जो काम होगा, जो कि मकान चिन्हीकरण का कार्य होता है, इसमें सरकारी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति पर कार्य पर लगाया जाएगा। जब तक कि ये कार्य संपन्न नहीं होगा, तब तक वे कर्मचारी जनगणना का कार्य करेंगे। इस कार्य को करने के लिए सरकारी स्तर पर, चाहे वो राज्य के स्तर पर हो, जिले के स्तर पर हो या ब्लॉक के स्तर पर हो, प्रत्येक स्तर पर सरकारी कर्मचारियों को इसका काम करना होता है। अगर हम सबसे निचले स्तर पर देखें तो एक प्रगणक के रूप में हम काम करेंगे। सरकारी कर्मचारी जो मुख्यतः घर घर जाकर जो है डाटा का कलेक्शन करता है, ठीक है, वह प्रगणक कहलाता है। इस बार की जनगणना पूर्णतः ऑनलाइन होनी है और इस ऑनलाइन कार्य करने के एवज में सरकारी कर्मचारियों को सभी कर्मचारियों के लिए अलग अलग मानदेय सरकार की ओर से तय किए गए हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि कौन से कर्मचारी को कितना मानदेय सरकार देगी और किस प्रकार से इसका जो है निर्धारण किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको जो कर्मचारियों को मिलने वाले मानदेय की जानकारी के बारे में बताएंगे। तो सारी चर्चा जो है हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जनगणना 2027 के विषय में कुछ बातें देख लेते हैं कि इसका कार्य कब से स्टार्ट होगा, ठीक है, और कब से इसको जो है स्टार्ट किया जाएगा। सबसे पहले है कि जनगणना 2027 का जो कार्य होगा वो 2 चरणों में होगा। क्या होगा? 2 चरणों में किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 2 चरण है, तो उसमें प्रथम चरण क्या होगा? प्रथम चरण में मकानों का सूचीकरण किया जाएगा। HLO मतलब कि हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, ठीक है, मतलब मकान को सूचीकरण किया जाएगा प्रथम चरण में। अब इसके बाद में दूसरे चरण में क्या होगा? दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना की जाएगी। ठीक दोस्तों, दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना की जाएगी, यानी कि हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन यानी मकानों का सूचीकरण होने के बाद में दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना की जाएगी। और ये पूरा कार्य आपको 1 मार्च 2027 तक पूर्ण करना होगा। मतलब कि 2 चरणों में जनगणना 2027 का कार्य किया जाएगा, ठीक है। और ये जो कार्य है आपको 1 मार्च 2027 तक आपको पूरा कर लेना होगा। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जो उत्तरी राज्य हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनके लिए कुछ अलग रेट्स यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो प्रगणक और सुपरवाइजर को कितना मानदेय मिलेगा, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल पर कार्य करते हैं, ग्राउंड लेवल पर यानी कि तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, जिला स्तर पर कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो जो है काम करते हैं। लेकिन इसमें 2 मुख्य कर्मचारी हैं, एक है प्रगणक और दूसरा है सुपरवाइजर, जो कि ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। प्रगणक मूलतः प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक निर्धारित होगा और उसी क्षेत्र के अनुसार उसे काम करना होता है, ठीक है। यहाँ पर हम अगर बात करें तो यहाँ पर जो प्रगणक जरूर होता है, प्रगणक क्या होता है? ये ग्राउंड लेवल पर कार्य करता है। इनका क्या होता है? क्षेत्र निर्धारित होता है, मतलब एक एरिया में ही ये प्रॉपर एरिया में काम करते हैं, ठीक है, प्रगणक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? इनको मकान और जनसंख्या के आधार पर एक निश्चित क्षेत्र दिया जाएगा जिसमें ये घूम घूम कर जो है अपना कार्य करेंगे। अब यहाँ पर हम सुपरवाइजर की बात करें तो सुपरवाइजर का क्या कार्य होता है? सुपरवाइजर का कार्य प्रगणक के कार्यों पर नजर रखना होता है कि वो प्रॉपर अच्छे तरीके से कार्य तो कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, और वो प्रगणक और कार्यालय, ठीक है, जो मेन कार्यालय होता है उसके बीच कड़ी का कार्य करता है। मतलब अगर प्रगणक को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो सुपरवाइजर को बताएगा, सुपरवाइजर ऊपर जो है अपने अधिकारियों को बताएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एक सरकारी आदेश के माध्यम से जिसमें इनका जो मानदेय निर्धारित किया गया है वो कितना है और किस प्रकार से इसका निर्धारण किया जाएगा। तो चलिए, तो दोस्तों देखिए, ये आदेश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल इंडिया, ठीक है, जनगणना प्रकोष्ठ, ठीक है। तो ये जनगणना प्रकोष्ठ जो है उस गृह मंत्रालय का, उसका जो ये आदेश है, हालांकि ये आदेश 10 जनवरी 2020 का है, ठीक है, लेकिन ये सेंसस ऑफ इंडिया 2021 का सर्कुलर है। इसमें क्या हुआ था कि जब कोविड का टाइम आया था तो उस समय जो हमारी सेंसस होने वाली थी 2021 में, वो कोविड के कारण टल गई थी। तो वर्तमान में भी लगभग मानदेय वो ही रहने वाला है। तो दोस्तों, क्योंकि नए मानदेय के लिए अलग से कोई आदेश जारी नहीं हुए है, तो ये इस आदेश में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुराने डेट्स के अनुसार जो है आपको यहाँ पर
पेमेंट दिखाई देगा कि उनको कितना कितना पेमेंट जो कार्य के अनुसार मिलेगा। अब देख लिए यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है इन्यूमरेटर एंड सुपरवाइजर का यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। इन्यूमरेटर मतलब प्रगणक, ठीक है, और सुपरवाइजर को जो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इन्यूमरेटर एंड सुपरवाइजर को क्या मिलेगा, जैसे मान लीजिए ये जो फेज दिए हुए हैं, ठीक है। अब फेज में सबसे पहले फेज में क्या होगा, हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस होगा। हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन किया जाएगा। अब इसमें दो तरीके के मोड होंगे, ठीक है, एक तो होगा ऑन पेपर और एक होगा ऑन मोबाइल। अब मान लीजिए कोई जो प्रगणक है वो ऑन पेपर वर्क करता है तो उसको 5500 रुपये मिलेंगे, 5500। और अगर वो ऑन मोबाइल काम करता है तो उसको 7500 रुपये मिलेंगे। यहाँ पर नेशनल पॉपुलराइजेशन रजिस्टर एनपीआर, ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पर ऑन पेपर अगर वर्क करते हैं तो 3750 रुपये मिलेंगे, और ऑन मोबाइल आप वर्क करते हैं तो यहाँ पर 6250 रुपये आपको मिलेंगे। पॉपुलेशन इन्यूमरेशन जो फॉर्म होगा, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, ठीक है, जो आप जैसे अभी एसआईआर चल रहा है तो उस दौरान आप जो क्या भर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन फॉर्म भर रहे हैं वोटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का गणना प्रपत्र भरा जाएगा, ठीक है। तो उसको भरने के लिए आपको जो ऑन पेपर अगर वर्क करते हैं तो 8250 रुपये आपको मिलेंगे, और अगर मोबाइल में आप काम करते हैं तो 11250 रुपये आपको मिलेंगे। कुल मिला के अगर आप ऑन पेपर काम करेंगे पेपर के ऊपर तो आपको 17500 रुपये मिलेंगे, और अगर आप मोबाइल के ऊपर काम करते हैं तो आपको 25000 रुपये मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जो पेमेंट मिलेगा, मानदेय मिलेगा, वो इन्यूमरेटर, प्रगणक और सुपरवाइजर के लिए है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर जो है मान लीजिए अदर जो सेंसस जो फंक्शनरीज होंगे, मतलब कि अदर जो ऑफिसर्स होंगे, तो उनको कितना कितना मानदेय मिलेगा। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि स्टेट नोडल ऑफिसर यानी स्टेट जो कोऑर्डिनेटर होगा, एचएलओ के लिए उसको 20,000 रुपये मिलेंगे, एनपीआर के लिए उसे 25,000 रुपये मिलेंगे, और पीई के लिए उसे 30,000 रुपये मिलेंगे। मतलब टोटल उसे 75,000 रुपीज का जो है भुगतान किया जाएगा। अब अदर ऑफिसर्स होंगे जो कि स्टेट कोऑर्डिनेटर से अलावा होंगे, ठीक है, ऑफिशियल ऑफ स्टेट लेवल के होंगे, मैक्सिमम 5 होंगे पर स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पर एचएलओ के लिए 12,000 रुपये उनको दिए जाएंगे, एनपीआर के लिए 15,000, पीई के लिए 18,000, टोटल उन्हें 45,000 रुपये का जो है भुगतान किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर, ठीक है, ये जो होंगे इनको एचएलओ के लिए 16,000 रुपये, एनपीआर के लिए 20,000, पीई के लिए 24,000, और टोटल इनको जो 60,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। अदर ऑफिसर्स जो होंगे मैक्सिमम 8 होंगे पर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 12,000 रुपये उनको दिए जाएंगे एचएलओ के लिए, एनपीआर के लिए 15,000, पीई के लिए 18,000, और टोटल जो है उनको 45,000 रुपीज का भुगतान किया जाएगा। एसडीओ होंगे, चार्जेज ऑफिसर होंगे, एडिशनल चार्जेज ऑफिसर होंगे, उन्हें एचएलओ के लिए 12,000 रुपये, एनपीआर के लिए 25,000 रुपये, पीई के लिए 18,000 रुपये, और टोटल जो है उन्हें 45,000 रुपीज जो है भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो देखिए मैक्सिमम भुगतान जो है यहाँ 75,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। तो इस पूरी जनगणना के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि जो ऑफिसर्स हैं उनका जो है मानदेय बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्हें जो है बड़े लेवल पर सबको देख के काम करना पड़ता है। जो भी काम होता है उनकी देखरेख में काम होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, अगर इन तीनों स्तरों पर जो है काम कोई भी करेगा, ठीक है, तो उसके लिए जो भी काम होगा तो उनको इस तरीके से भुगतान किया जाएगा। तो एक तो हमारे हो गया प्रगणक और सुपरवाइजर का भुगतान हो गया, उसका भुगतान हम बता चुके हैं, उसका भुगतान ये मिलेगा ऑन पेपर और मोबाइल पर काम करने से, और अदर जो फंक्शनरीज होंगे उनको इस तरीके से यहाँ पर भुगतान दिया जाएगा। अब अभी तक ये कोई डिफाइन नहीं हुआ है कि आपको पेपर के काम करना है या फिर मोबाइल के माध्यम से काम करना है। जो भी नए दिशा निर्देश सरकार की ओर से जारी होंगे उसी के अनुसार इनका भुगतान किया जाएगा। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अभी हाल ही में जो है अक्टूबर में जो है एक नोटिफिकेशन निकला है, 16 अक्टूबर 2025 को नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो इस नोटिफिकेशन में आप देख पाते हैं यहाँ पे लिखा हुआ केंद्रीय सरकार जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 7 के साथ, ठीक है, यहाँ पर जो है पठित जनगणना नियम 1990 के नियम घ, ठीक है, के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण के पूर्व परीक्षण के संचालन के लिए उक्त अधिनियम के उपबंधों का विस्तार करती है। भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण के पूर्व परीक्षण अर्थात चयनित नमूना क्षेत्रों में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 10 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक संचालित किया जाएगा। मतलब कि ये कार्य स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कुछ जो क्षेत्र हैं इनके द्वारा जो है कुछ क्षेत्र जो है एक तरीके से पूर्व परीक्षण के आधार पर किए जा रहे हैं। वहां पर यह कार्य 10 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक जो संचालित किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले से ही मतलब आगाज हो चुका है कि जनगणना 2027 का अब आने वाले समय में ये सभी के लिए लागू हो जाएगा, सभी के लिए ऑर्डर आ जाएंगे, जिन जिनको जनगणना में लगाया जाएगा उनको जनगणना का कार्य करना होगा।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जनगणना 2027 के लिए आप सब तैयार रहें, जो भी सरकारी कर्मचारी है, क्योंकि ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों को जो है जी विशेषकर टीचर्स जो होते हैं उनको जनगणना के कार्य के लिए लगाया जाता है। तो दोस्तों आपको पता ही लग गया होगा कि कितना मानदेय आपको मिलेगा और सरकार किस प्रकार से इनको तय करेगी। तो दोस्तों ये वीडियो था हमारा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, इसमें दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और दिन ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।